आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा स्मॉल कैप स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक 2000 करोड़ के मार्केट कैप का जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, एंटीथेसिस और रिस्क के पॉइंटर्स, एंड में मेरे एक ओपिनियन के साथ। ये स्मॉल कैप स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक सुर्खियों में तब आया जब दिसंबर 2021 में मार्की इन्वेस्टर आशीष कचुलिया जी ने इसमें इन्वेस्ट किया। ये स्टॉक है यशो इंडस्ट्रीज का, और इसी बात पे ये वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। यशो इंडस्ट्रीज करंटली 5 सेगमेंट्स की केमिस्ट्रीज में ऑपरेट करती है: अरोमा, फूड, रबर, लुब्रिकेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। इनके प्रोडक्ट्स में करंटली 148 प्रोडक्ट्स है, और किसी भी केमिकल कंपनी के लिए इतनी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। केमिकल के सेक्टर में ना दोस्तों डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये उतना सिंपल बिजनेस नहीं होता। यहाँ पे इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं: डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, रॉ मटेरियल, और ये सारे पार्ट्स में जब फ्लक्चुएशंस आती है ना तो डाइवर्सिटी हेल्प करता है। एक तरीके से ये बिजनेस की डी रिस्किंग हो जाती है, और ये बहुत ही क्रूशियल होता है, सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए भी। इसी डाइवर्सिटी वाले पर्सपेक्टिव में ना दीपक नाइट्रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जो स्पेशलिटी और बल्क के दोनों ही केमिकल्स में प्रेजेंस रखती है। ये फैक्ट का ठीक विपरीत है आईओएलसीपी, जहां 80% से ज्यादा डिपेंडेंसी 2 प्रोडक्ट्स पे है: आइबुप्रोफेन और इथाइल एसीटेट। इनफैक्ट 85% रेवेन्यू इनके फार्मा के वर्टिकल से आते हैं, जो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पता है दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से आपका बिजनेस डायरेक्टली ससेप्टेबल हो जाता है किसी भी प्राइस, रॉ मटेरियल या कमोडिटी फ्लक्चुएशन से। फॉर एग्जांपल पिछले 6 महीनों में इथाइल एसीटेट की प्राइस 18% से गिरी है, और इथाइल एसीटेट पे इनकी 31% रेवेन्यू की डिपेंडेंसी है। तो एक तरीके से आपका 31% का बिजनेस डायरेक्ट इंपैक्ट करता है ये फ्लक्चुएशन से, और एक तरीके से इसी अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट एक ज्यादा प्रीमियम नहीं देता आईओएलसीपी को। ये करंटली सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। दिस अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली इज अ क्लासिक लो वैल्यू ट्रैप। यशो इंडस्ट्रीज की रिसेंट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के चलते ना मार्केट ने इसे बहुत अच्छे से रिसेंटली वैल्यू किया है, और ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर भी रहा है अब तक। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 4 सालों में 16% के सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ और 55% के सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ। हर टन की सेल्स पे जो ये इबिटा बनाते हैं ना, यानी कि इबिटा पर टन, ये भी मोर और लेस डबल ही हुआ है, फ्रॉम 42,000 पर टन टू 84,000 पर टन। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि मैनेजमेंट कितना बढ़िया काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड एफिशिएंसीज। जब किसी भी बिजनेस की रियलाइजेशन इतनी अच्छे से बढ़ती है ना, तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये मिलता है कि कंपनी का फोकस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी थॉट को रीइटरेट इबिटा मार्जिन्स भी करते हैं। इनके मार्जिन्स 10-11% से ग्रेजुअली इंप्रूव होते होते अब 16% पे आ चुके हैं। हालांकि इनका डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम्स है, और इनकी बुक्स पे 160-170 करोड़ का बोरोइंग्स भी है। तो दोस्तों ये उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंटर नहीं है, और एज इन्वेस्टर मैं आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टेड रहूंगा डी लेवरेजिंग देखने के लिए। टोटल 350 करोड़ के इनके एसेट्स है, जिनमें 80 करोड़ की इन्वेंट्री और 70 करोड़ के रिसीवेबल्स है। और अगर ये वाला पीस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया ना, तो एट द एंड ये भी प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर सकता है, और ये बातें भी किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। तो ब्रॉडली एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स तो अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पर किसी भी मल्टीबैगर को इवेल्युएट करने के लिए ना हमारी एबिलिटी टू एंटिसिपेट फ्यूचर ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब यशो इंडस्ट्रीज के केस में और इनके सेक्टर में देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोई यहाँ पे ट्रिगर्स, टेलविंड्स या इंडिकेटर्स है क्या। इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ना पिछले 4 सालों में मोर और लेस ऑलमोस्ट डबल हुई है, फ्रॉम 6,000 MTPA टू 11,000 MTPA। इनफैक्ट रिसेंटली भी इन्होंने डी बॉटल नेकिंग के थ्रू 1800 MTPA की कैपेसिटीज और ऐड की है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज 11,000 MTPA पे इनकी यूटिलाइजेशन 90% की है। तो ब्रॉडली हमें यहाँ पे ये पता लगा कि ये है तो हायर साइड पे, पर अगर जरूरत पड़ी एडिशनल कैपेसिटीज की तो 10% का यहाँ पे हेडरूम है। इसके अलावा ये 11,000 पे अगर ये 1800 और ऐड करते हैं तो मोटा मोटा यहाँ पे और 10 से 15% की एडिशनल कैपेसिटीज अवेलेबल हुई है। ये रफ कैलकुलेशन से हमें पता लगा दोस्तों कि डी बॉटलनेकिंग के थ्रू 10% और एडिशनल यूटिलाइजेशन के थ्रू 10%, यानी कि 20% तक एडिशनल डिमांड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में। अब जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा ना, ये मैथमेटिकली काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 9 महीनों में इन्होंने 440 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, और मैनेजमेंट की टोटल FY22 यानी कि ये साल के लिए गाइडेंस 550 करोड़ की है। तो ब्रॉडली एक तरीके से मैनेजमेंट ने हमें गाइड कर दिया कि Q4 में 110 करोड़ 120 करोड़ का रेवेन्यूज ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 90 से 100 करोड़ का रेवेन्यू था, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो है, पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जहां इन्होंने 160 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था,
ये डीग्रोथ हुई। और इसी के चलते ना Q4 में नंबर्स एक्चुअली कैसे प्ले आउट करते हैं ना, ये वेट एंड वॉच करके ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस Q4 के रिजल्ट्स के साथ FY23 के लिए भी मैनेजमेंट गाइडेंस दे सकता है ग्रोथ की। पर अब डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। हमने अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की बातें की, पर आने वाले अगले 2 सालों में ये एडिशनल स्क्रैच से नई कैपेसिटीज लाने वाले हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू एडिशनल 15,000 MTPA की। ये अगर इनकी हम एग्जिस्टिंग 11,000 MTPA की कैपेसिटीज जोड़ के देखें ना, तो आने वाले 2 सालों में इनकी कैपेसिटीज 26,000 MTPA की हो जाएगी। नो डाउट एज इन्वेस्टर्स ये काफी कॉन्फिडेंस देता है, पर ये एक कॉशन नोट के साथ भी आता है जो मैं आपके साथ एंटीथीसिस के पॉइंटर में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स की इंडस्ट्री में टेलविंड्स तो है ही, जैसे कि चाइना +1, आत्मनिर्भर भारत, जो हम सबको पता है कि ये इंडस्ट्री को एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी बनाता है। ये वाला सेक्शन ना दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो हमने थीसिस डिस्कस किया ना, वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये थीसिस में ना कुछ डेटा पॉइंट्स मिसिंग है जो हमें Q4 में पता लगेंगे, जैसे कि इनकी शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस कितनी म्यूटेड है, या सिर्फ मैनेजमेंट अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करना चाहता है। रॉ मटेरियल की सप्लाई, इन्फ्लेशन, नया केपेक्स कैसे प्ले आउट करता है, ये सारी चीजों पे हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं जब तक क्लैरिटी नहीं आती। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये भी है दोस्तों कि इनकी बुक्स पे 160-170 करोड़ की लोन है, और इसके ऊपर ये नई कैपेसिटीज भी ऐड कर रहे हैं जिसका खर्चा 350 करोड़ का होगा। तो शॉर्ट टर्म में डेट रिडक्शन का प्लान तो छोड़ो, ये 350 करोड़ की फंडिंग कंपनी कैसे एब्जॉर्ब करती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड चांसेस आर कि इसके लिए डेट भी आ सकती है बुक्स पे। तीसरी बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नई एडिशनल कैपेसिटीज इन्होंने गाइड किया है कि ऑपरेशनल होगी बाय FY24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, बट फॉर सम रीजन अगर यहाँ पे डिले आता है ना, तो वो सेंटीमेंट खराब कर सकता है। चौथा बहुत बड़ा पॉइंट, कंपनी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट बहुत ही हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। इसके साथ साथ जो नई कैपेसिटीज रिक्वायर्ड है ना, वो अगले 2 साल के बाद आएगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे गाइड किया है कि FY23 के लिए ग्रोथ मॉडरेट रह सकती है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे स्टॉक मार्केट ने बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन दी है ग्रोथ के लिए, अगर वो वाले केस में थोड़ी बहुत भी ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो एक प्राइस करेक्शन ट्रिगर कर सकता है शॉर्ट टर्म में। हालांकि ये सर्टेनिटी नहीं है, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही बड़ा एंटीथीसिस का पॉइंटर है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कितना फेवरेबल है। पांचवा पॉइंट ना इनके बिजनेस मॉडल को लेके है। ये इतने सारी केमिस्ट्रीज और बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, फूड, लुब्रिकेंट्स, रबर, स्पेशलिटी केमिकल्स, अरोमा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे सेगमेंट्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, जैसे कि कैमलिन, BASF, नोसिल, सॉल्वे, और ये पॉइंट को मैं उतना पॉजिटिवली नहीं लेता। इसके ऊपर इनके जो 2 बिजनेस सेगमेंट्स है ना, अरोमा और फूड के, ये सिंगल डिजिट मार्जिन के बिजनेस है जो प्रॉफिटेबिलिटी को पुल डाउन कर सकते हैं। छठा पॉइंट इनकी वैल्यूएशंस को लेके है। यशो इंडस्ट्रीज का प्राइस अर्निंग मल्टीपल री-रेट हुआ है फ्रॉम 12 to 15 टाइम्स टू करंटली 45 टाइम्स। ये 3 गुना रेटिंग हुई शॉर्ट टर्म में। और जस्ट इन केस जो मैंने हेडविंड्स आपके साथ डिस्कस किए, अगर वो प्ले आउट होना स्टार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। बट प्लीज नोट, ये वीडियो को आप किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यशो इंडस्ट्रीज के थीसिस के लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट आई थी, और ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये डेफिनेटली मेरे वॉच लिस्ट पे तो रहेगी। पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए जो मेजर थीसिस के पॉइंटर थे ना, वो प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ एंटीथीसिस के भी पॉइंटर्स है। बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी हमें Q4 के नंबर्स में ही मिलेगी, और इसी के चलते मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने की उतनी जल्दी में नहीं हूँ और वेट एंड वॉच करना ही प्रेफर करूंगा। बट एक स्टॉक मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जहां मैंने खुद 1.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तो ये स्टॉक कौन सा है, की ट्रिगर्स, उसके फंडामेंटल्स, ये सब आपको चेक करना चाहिए ये वाले वीडियो में।